दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजन से राजेश कुमार। आज हम यह मिनी टेस्ट का पार्ट 3 लेके आए हैं। इसमें आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे। 25 क्वेश्चन आप लोग बनाइए और देखिए कि इसका लेवल कितना अच्छा है। यह हम स्पेशली बीपीएससी और सीडीपीओ एग्जाम के लिए सेट किए हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। मतलब प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भीमबेटका। क्या हो जाएगा, भीमबेटका लिखा गया, सॉरी दोस्त, भीमबेटका होगा। ठीक, भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो चित्रकला है वो आपको आदि मानव के द्वारा किए गए हैं। यहाँ पे हम एक मतलब कमी फील कर रहे हैं कि इमेज रहता तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन अभी लैपटॉप से हम जब वीडियो बनाना शुरू करेंगे तो वो सब सुविधा आप लोग को दे पाएंगे, अभी मुश्किल है। अतः कुछ दिन आप लोग प्लीज़ करके वेट कर लीजिए, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। अजंता की गुफा जो है महाराष्ट्र में है, बाघ की गुफा जो है मध्य प्रदेश में है, अमरावती की गुफा जो है आपको कहाँ पे है, तो ये आपको आंध्र प्रदेश पड़ेगा, जो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियों में से एक राजधानी बने है। ठीक, अजंता और एलोरा की गुफा जो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। अमरावती की गुफा जो है जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे कोई बौद्ध कला भी देखा गया है, लेकिन विशेष करके अमरावती की गुफा जो है जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। बाघ की गुफा बाघ नदी के किनारे है, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से और बाघ की गुफा जो है अजंता और एलोरा के समक्ष मानी जाती है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ की थी, तो ये आप लोग को पता होगा कौन किए थे, तो अलाउद्दीन खिलजी किए थे। अलाउद्दीन खिलजी जो है भारत में आपको 1296 से लेकर 1316 तक शासन किए। उसके बाद उनके पुत्र मुबारक खिलजी बने, जो दरबार में नग्न होकर घुमा करते थे। और मुबारक खिलजी जो थे अपने आप को क्या घोषित किए थे, अपने आप को बताइए क्या घोषित किए थे, तो अपने आप को खलीफा घोषित किए थे। मुबारक खिलजी अपने आप को आपको खलीफा घोषित किए थे। और अलाउद्दीन खिलजी जो थे सिकंदर और सानी की उपाधि धारण किए थे। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को खलीफा नहीं घोषित किए थे, ये बात याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आपको अलाई दरवाजा का निर्माण भी कराया गया, जो प्रारंभिक तुर्की कला का श्रेष्ठ नमूना था, ये बात याद रखिएगा। इसके साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी जो है आपको सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। इसके साथ साथ इनका एक और याद रखिए कि अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम आपको अली गुरसापा था, अली गुरसापा था। अलाउद्दीन खिलजी जो थे अपने मतलब ससुर यानी ससुर या चाचा की हत्या करके 1296 में आपको गद्दी पर बैठे थे। और खिलजी वंश का स्थापना आपको 1290 में हुआ था, गुलाम वंश के बाद में, ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अत्ता अली खां किसका नाम था, अत्ता अली खां किसका नाम था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक, क्या हो जाएगा 5। अत्ता अली खां आपको तानसेन का नाम था। ठीक, तानसेन का नाम प्रारंभिक नाम जो था राम तनु पांडे था, और जब इस्लाम धर्म तानसेन द्वारा ग्रहण कर लिया गया तो उन्हें अत्ता अली खां की उपाधि दी गई थी। अत्ता अली खां का नाम रखा गया उनका। तानसेन अकबर के दरबार में रहने वाले महान संगीतकार थे। ठीक बा, ठीक है। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था, तो एक क्वेश्चन आप लोग ध्यान से बनेंगे, देखिए क्या लिखा है। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था। सहायक संधि ये नहीं कर रहा है कि आपको एलजली की सहायक संधि, ये कह रहा है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था। तो सहायक संधि का भारत में जनक आपको डुप्ले को माना जाता है। ठीक, और डुप्ले के बाद जितने भी मतलब अंग्रेज गवर्नर हुए कलायू के बराबर, कलायू के बाद उन सभी लोगों ने स्वीकार किया। डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर जनरल थे। ठीक, और कलायू जो थे ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। कलायू के बाद सभी आपको ब्रिटिश गवर्नरों ने उसे स्वीकार किया। तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राजा जो था आपको अवध का नवाब था। इलाहाबाद की संधि में इसकी नींव रखी गई थी। इस ऑप्शन में आपको इलाहाबाद की संधि में इसे नींव रखी गई थी। ठीक, इलाहाबाद की संधि 2 रूप में हुई है, इलाहाबाद 1, इलाहाबाद 2। ठीक, एक इलाहाबाद की संधि जो हुई है वो अंग्रेजों और आपको मुगल सम्राट के बीच हुआ था।
और दूसरा संधि जो हुआ अंग्रेजों और अवध के नवाब के बीच हुआ था। ठीक, ये बात याद रखिएगा। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला कौन था? तो अवध का नवाब था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अवध का नवाब कौन था? तो सूराजुद्दौला, सिराजुद्दौला नहीं, सूराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो थे 1757 ईस्वी में पलासी के युद्ध में मारे गए थे। पलासी के युद्ध में के समय अवध आपको बंगाल के नवाब थे। कौन? तो सिराजुद्दौला। और शुजाउद्दौला अवध के नवाब थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो उलगुलान विद्रोह जो है आपको संथाल विद्रोह से जुड़ा हुआ है, जो भारत में 1855 से 56 के बीच हुआ था। और इसके नेतृत्व जो थे सिंधु और कान्हू के द्वारा किया गया था। सिंधु कान्हू जो थे 4 भाई थे, सिंधु कान्हू चांद और भैरव। ठीक, याद रखिएगा। बिरसा विद्रोह जो था आपको 97 से 99 हुआ था, ये बात याद रखिएगा। चलिए, बिरसा विद्रोह जो है बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था, जिनको धरती आबा के नाम से भी पुकारा जाता है। चलिए, और आपको संथाल विद्रोह जिस क्षेत्र में हुआ था वो राजमहल की पहाड़ियाँ थी। इस पहाड़ियों को हम लोग दामन कोह के नाम से भी जानते थे उस समय। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होगा? कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक अगर बैंक दर कम कर दे तो क्या होगा। अब देखिए, बैंक दर क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई अन्य बैंकों को उधार देती है, उस जिस दर पर देती है उसी को हम क्या कहते हैं? बैंक दर कहते हैं। ठीक, रेपो दर यही है। आरबीआई क्या करती है? अन्य बैंकों को उधार देती है, लेकिन रेपो दर जो होता है बहुत ही कम समय के, सामान्यतः 24 घंटा के लिए होता है। अब बैंक दर जो होता है तनी अधिक दिन के लिए होता है। बैंक दर और रेपो दर दोनों सेम है, लेकिन क्या दोनों में अंतर क्या है? समय का। याद रखिएगा। तो बैंक दर को कम कर दिया जाए, मतलब आरबीआई क्या करे, अपने मतलब कम ब्याज पर पैसा देने लगे बैंकों को। तो बैंक क्या करेंगे? आसानी से पैसा लेने लगेंगे आरबीआई से, मतलब बैंकों के पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा, तो लोगों को ऋण भी सस्ता देंगे। सस्ता जब लोगों को ऋण देंगे बैंक वाले, तो लोग भी ऋण लेना चाहेंगे, मतलब बाजार में पैसा छिटा जाएगा। मतलब बैंक दर कम कर दिया जाएगा तो बाजार की तरलता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। वहीं बैंक दर को बढ़ा दिया जाएगा तो बाजार की तरलता कम हो जाएगी। ठीक, ये सब याद रखिएगा। बैंकिंग के संबंध जितने भी टर्म है जिसका प्रभाव हम धीरे धीरे आपको पढ़ाएंगे। आगे बढ़ते हैं। वाणिज्य बैंक हो गया। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था जो है कहाँ है? हैदराबाद में है, याद रखिएगा। ठीक, भुगतान संतुलन में निहित होता है। तो भुगतान संतुलन में आपको क्या क्या रहता है? तो भुगतान संतुलन में दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार और ऋण रहता है। ठीक है, सेवा जो है आपको अदृश्य व्यापार को ही कहते हैं। जब किसी देश से आप मतलब व्यापार करते हैं, ठीक, कितना आया कितना गया, दृश्य व्यापार अदृश्य व्यापार और ऋण को देख लिया जाए, जोड़ लिया जाए, और अगर बढ़ता है तो आपको क्या है, मतलब आपके पास से पैसा जाता है तो असंतुलित, मतलब बढ़ गया या घट गया तो असंतुलित हो गया। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो भुगतान संतुलन में निहित क्या क्या होता है? दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार, ऋण, तीनों रात शामिल होता है, मतलब 5 हो जाएगा इसका। सेवा व्यापार जो होता है अदृश्य व्यापार में शामिल होता है, और दृश्य व्यापार में आपको वस्तु का व्यापार शामिल होता है, ये बात याद रखिएगा। वृष्टि छाया प्रभाव किससे संबंधित है? ये पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे कि वृष्टि छाया प्रभाव किससे संबंधित है। ठीक, वृष्टि छाया प्रवाह किससे संबंधित है? तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले आंसर हम बता देते हैं, उसके समझाते हैं। पर्वतीय वर्षा। ठीक, पर्वतीय वर्षा से संबंधित है। अब कैसे हम समझाते हैं? देखिए, इधर एक पर्वत है, यहाँ से हवा है, हवा टकराएगा, इससे हवा टकरा के ऊपर उठेगा, ऊपर उठ के यहीं पे बारिश करा देगा। ठीक, जब हवा आगे बढ़ेगा तो इसमें पानी की नमी मात्रा कम हो जाएगी, तो इस क्षेत्र में आपको क्या होगा? बारिश होकवे नहीं करेगा, क्योंकि बारिश तो सब खत्म हो गया है। तो ये क्षेत्र क्या होगा? वृष्टि छाया क्षेत्र पड़ गया। ठीक, तो ये जो हवा जिस साइड से आता है उस और कोई पर्वत है तो उस साइड को हम पवनाभिमुख कहते हैं। ये जो है अभिमुख हो गया। ठीक, पवना अभिमुख, ये भीमुख, भीमुख अभिमुख। ठीक, जिस साइड से हवा टकराती है पर्वत को पवनाभिमुख, और जिस साइड की तरफ खाली रह जाता है, नहीं टकराता है, पवना अभिमुख। तो अभिमुख जो क्षेत्र होता है वो वृष्टि छाया क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अब जो वर्षा होता है 3 प्रकार का होता है: चक्रवाती वर्षा, प्रवृत्ति वर्षा और संवहनीय वर्षा। चक्रवाती वर्षा वातावरणीय वर्षा का ही एक रूप है। चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं: उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतकटिबंधीय चक्रवात। तो शीतकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के लिए आपको वाताग्र जिम्मेदार होते हैं। ठीक, इसके बारे में खूब डिटेल से हम एक वीडियो बनाए हैं, जिसमें विश्व में कौन कौन से तूफान आते हैं, तूफान क्यों आते हैं, कितने प्रकार के होते हैं,
ठीक, इस सब के बारे में उसको जाके देखिएगा, खूब अच्छा लगेगा आप लोगों को। चलिए, सोहनीय वर्षा क्या होती है? तो सोहनीय वर्षा क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पानी है, पानी हीट हुआ, पानी हीट होकर ऊपर उठा, ऊपर उठ गया, जब ऊपर उठेगा तो क्या होगा, कूल होगा, कूल होके बादल बनेगा, होने के बाद, बादल बनने के बाद वहीं पे बारिश होने लगे, तो इसी को सोहनीय वर्षा कहते हैं। अक्सर सोहनीय वर्षा जो होता है आपको 0 से 5 डिग्री के बीच में होता है। ठीक, 0 से 5 डिग्री के बीच जो होता है रोज वर्षा होती है। सुबह मौसम साफ रहेगा, दोपहर के बाद में क्या हो जाएगा, बादल बनेंगे और बारिश शुरू हो जाएगा। ठीक, और इस क्षेत्र को हम 0 से 5 डिग्री के आसपास के क्षेत्र को हम लोग शांत क्षेत्र यानी डोल ड्रम क्षेत्र भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? ठीक, पूर्वी द्वीप समूह मतलब आपको जो प्रशांत महासागर और आपको हिंद महासागर के बीच में, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के बीच में जो क्षेत्र है, द्वीप है, उसके बात कर रहा है। तो उस द्वीप में आपको बोर्निया जो है 3 देशों में विभाजित है। बोर्निया जो है आपको इंडोनेशिया के भी पार्ट है और मलेशिया के भी पार्ट है और आपको ब्रुनेई के भी पार्ट है। ब्रुनेई की राजधानी बंदरसरी है और 2021 में जो आसियान का मीटिंग होगा वो ब्रुनेई में ही होगा। ठीक, याद रखिएगा। और तिमोर जो है, तिमोर की राजधानी दिल्ली है, याद रखिएगा। और न्यू गिनी जो है, न्यू गिनी भी 2 पार्ट में विभाजित है। एक पार्ट पे आपको पूर्वी भाग पर इधर आपको इंडोनेशिया का अधिकार है और इधर पापुआ न्यू गिनी एक नया देश है, याद रखिएगा। यहाँ पे मैप की कमी खल रही है दोस्तों, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं आप लोग से, उसकी व्यवस्था तुरंत कर रहे हैं। संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग होता है? तो मेघालय जो क्षेत्र है, जैसे आपको 1 मिनट हम आपको बता रहे हैं, ये आपको भारत हो गया, रफली बना दिए। ठीक, यहाँ पे मेघालय का पठार है जिसमें गारो खासी जयंतिया है। ठीक, जिसको शिलोंग का पठार के भी नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। कार्लो बी लोंग पठार भी इसको कहते हैं। तो ये जो है आपको दक्कन के पहाड़ का हिस्सा है, न कि हिमालय का। हिमालय इधर है, ठीक, तो हिमालय का हिस्सा नहीं है। ठीक, ये पूर्वांचल हिमालय है, ये मेन हिमालय है, ये पूर्वांचल हिमालय है। ठीक, तो ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, किसका हिस्सा है? तो दक्कन के पठार का हिस्सा है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका पार्ट है? तो दक्कन का पठार का पार्ट है। ठीक, शिवालिक जो हिमालय का ही पार्ट है, ठीक, जिसको लघु हिमालय या शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं, सबसे हिमालय के दक्षिण में स्थित है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित वन जातियों में कौन पतझड़ वन नहीं है? निम्नलिखित वन जातियों में कौन पतझड़ वन नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका आंसर हो जाएगा महोगनी। ठीक है, महोगनी जो है सदाबहार वन है। महोगनी के साथ साथ रोजवुड, आबनुस मतलब महोगनी, रोजवुड, आबनुस 3 प्रमुख प्रजातियां जो है आपको सदाबहार वन की प्रजाति है, याद रखिएगा। और पर्णपाती वन जो होता है साल, शीशम, खैरा, नीम, इस सब में आता है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए सदाबहार वन में क्या होता है, सालों भर आपको पौधा हरा रहता है। यहाँ पे ऐसे क्षेत्र में पाए जाएंगे जहाँ सालों भर बारिश होती है। तो सदाबहार वन को हम लोग विश्वतरीखीय वन भी कहते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे जैव विविधता विश्वतरीखीय वन में सबसे अधिक मिलती है। जैसे जैसे आप उत्तर और दक्षिण की ओर भागिएगा तो जैव विविधता कम होते जाएगा। जैव विविधता क्या है? एक खास क्षेत्र में रहने वाले जीव जंतुओं की संख्या। ठीक, याद रखिएगा। तो जिस क्षेत्र में जीव जंतु अधिक रहेंगे वहाँ जैव विविधता अधिक रहेगी। तो विश्वतरीखीय क्षेत्र में हमेशा बारिश होते हैं, घने वन मिलते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जैव विविधता अधिक है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए उस उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प कहाँ प्रस्तावित होता है? तो उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प जो होता है आपको राज्यसभा में प्रस्तावित होता है। लेकिन राष्ट्रपति को हटाने का जो संकल्प होगा वो लोकसभा राज्यसभा दोनों में पारित होगा, याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है कैसे? तो प्रत्यक्ष रूप से, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से चुनाते हैं, लेकिन भारत में क्या है, संसदीय व्यवस्था है। तो संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुनाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 का 1 हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि क्या कारण है कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, मंत्रिपरिषद जो होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, इसीलिए भारत में क्या है, संसदीय प्रणाली की सरकार है। लेकिन जहाँ पे आपको राष्ट्रपति प्रकार की मतलब अध्यात्मात्मक प्रकार की सरकार होगी, वहाँ के मंत्रिपरिषद जो होंगे संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, याद रखिएगा। ठीक, वहाँ के मंत्रिपरिषद जो होते हैं राष्ट्रपति की इच्छा से अपना काम करते हैं और राष्ट्रपति अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति को आपको नियुक्ति कर देता है मंत्रिपरिषद में, जैसे अमेरिका में। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो होता है नींबू और खट्टे फल होते हैं, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब खट्टे फल जो होते हैं आपको भूमध्य सागर के आसपास मिलते हैं, याद रखिएगा। तो भूमध्य सागर के आसपास किस टाइप का फल मिलता है? तो खट्टे फल मिलेंगे। भूमध्य रेखा नहीं कर रहे हैं, भूमध्य सागर जो यूरोप और इधर यूरोप है इधर अफ्रीका है, इसके बीच में भूमध्य सागर है, उसी के भूमध्य सागरीय जलवायु में खट्टे फल मिलते हैं। ठीक, तो विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है? तो नींबू और खट्टा फल किस प्रकार का जलवायु मिलेगा? तो भूमध्य सागरीय जलवायु। मेन रूप से भूमध्य सागरीय जलवायु जो होती है भूमध्य से सागर के आसपास मिलता है और विश्व में अनेक जगहों पे मिलता है। ठीक, लेकिन मेन रूप से यहाँ पे मिलता है। भूमध्य सागरीय जलवायु की एक खासियत है कि यहाँ पे जाड़े में वर्षा होती है, ये बात याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? तो नेत्रदान में दाता के आंख के कर्निया को हम क्या करते हैं? प्रत्यारोपित करते हैं। ठीक, कर्निया को प्रत्यारोपित करते हैं। अम्ल वर्षा जो होता है, अम्ल वर्षा किस पर्यावरण प्रदूषण से बनती है? तो अम्ल वर्षा जो होती है आपको नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से बनता है। ठीक, ये जाता है वायुमंडल में, जो प्रदूषण के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जाएगा तो वायुमंडल के जल से क्रिया करके आपको नाइट्रिक अम्ल HNO3 बना लेगा ये वाला, और सल्फर डाइऑक्साइड क्या बनाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बना लेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है दोस्तों बताइए? इसका कारण अपवर्तन है। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। एटीएम का विस्तृत रूप क्या होता है? तो एटीएम का विस्तृत रूप जो होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। ऑटोमेटेड, याद रखिए, ऑटोमेटिक नहीं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, मतलब 5 आंसर हो जाएगा। ठीक, आप लोग को अगर कंफ्यूजन है यहाँ पे तो आप लोग नेट से खोज के फुल फॉर्म देख लीजिए। आप लोग कितने बच्चों को ऑटोमेटिक टेलर मशीन याद होगा, लेकिन नहीं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। हम एक गलती कर चुके हैं। किसके अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया? तो मूल कर्तव्य जो है आपको स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1900 आपको 76 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक, और मूल कर्तव्य जो है संविधान का वास्तविक भाग नहीं है, यह संविधान का अनुच्छेद आपको किस में है बताइए? अनुच्छेद 51 के क में और भाग 4 के क में है। मूल कर्तव्य जो है आपको सोवियत संघ से लिया गया है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। संविधान के निर्माण में कौन सा दल शामिल नहीं था? मतलब संविधान जब बन रहा था भारत का तो कौन सा दल निम्नलिखित में से शामिल नहीं हुआ? तो हिंदू महासभा इसमें शामिल नहीं हुआ, बात याद रखिएगा। राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके पास चला जाता है? तो राज्य में जब आपातकाल 356 के थ्रू लगते हैं तो राज्य का शासन जो होता है आपको राष्ट्रपति के पास चला जाता है। ठीक है, और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल के द्वारा शासन किया जाता है। ठीक, राष्ट्रीय आपातकाल 352 के थ्रू लगता है, अनुच्छेद 352 के थ्रू, और वित्तीय आपातकाल जो होते हैं आपको 360 के तहत लगता है। अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है और राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुके हैं, याद रखिएगा। मारमागोवा बंदरगाह से मुक्त क्या निर्यात किया जाता है? तो मारमागोवा जो बंदरगाह है आपको गोवा में है। कहाँ पे है? गोवा में, याद रखिएगा। और यहाँ पे आपको अयस्क का निर्यात किया जाता है। मेन रूप से बाबा बुदन पहाड़ी में जो लौह अयस्क मिलता है उसको मारमागोवा बंदरगाह से दूसरे देशों को निर्यात किया जाता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह की कक्षा पृथ्वी के सबसे अधिक नजदीक है? तो वो है आपको कौन? तो शुक्र है। ठीक, और पृथ्वी बीच में है, इधर शुक्र है और इधर क्या है? मंगल है, याद रखिएगा। और मंगल और बृहस्पति के बीच में बहुत सारे क्षुद्र ग्रह मिलते हैं, याद रखिएगा। ठीक ठीक, और सूर्य के नजदीक जो है सबसे, वो क्या है? बुध है, बुध ग्रह है, याद रखिएगा। ठीक है, और बुध के बाद में सबसे छोटा जो ग्रह है वो कौन है? मंगल ग्रह है, ये भी बात याद रखिएगा। ठीक, चलिए, और सांझ और भोर का तारा जो है आपको शुक्र ग्रह को कहते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन जो होती है आपको शुक्र ग्रह को कहते हैं। आपको सौर मंडल में सबसे गर्म जो ग्रह है वो शुक्र ग्रह है, क्योंकि इसके वायुमंडल में आपको सल्फ्यूरिक एसिड मिलते हैं। ठीक, याद रखिएगा, इतना सारा फैक्ट याद रखिएगा। सबसे बड़ा ग्रह जो होता है बृहस्पति होता है, याद रखिएगा ये भी। चलिए, हो गया। तो इस तरह से हमारा 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपको ये सेट कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक, और आप लोगों को अगर हमारे चैनल से फायदा हो रहा है तो चैनल से जुड़िए और क्या कीजिए, लोगों को वीडियो शेयर कीजिए। ठीक, चलिए, ठीक है दोस्तों, नमस्कार।